को सामूहिक रूप से हम उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी बात ये आई कि निरंतर हमारा शरीर या सजीव का शरीर निरंतर कुछ ना कुछ काम करता है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ये प्रक्रियाएं, ये क्रियाएं होती क्यों हैं, क्यों होती हैं? उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो निश्चित तौर पर चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं चलती हैं वो इसलिए होती हैं कि हमारा शरीर अपने आप को अनुरक्षित कर पाए, अपने आप को संभाल पाए, अपने आप का रक्षण कर सके, इसलिए क्रियाएं चलती हैं। तो परिभाषा क्या है? शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जो भी शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं वो शरीर में बहुत सारी टूट फूट होती है, बहुत सारे जगहों पर मरम्मत होती है, टिश्यू बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये होता है। तो उसके लिए हमारा शरीर अगर इस तरीके से निरंतर टूट फूट होती रहे तो हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाव के लिए ये क्रियाएं चलती हैं, तो इसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये एक मोटी परिभाषा हो गई। शरीर के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रियाएं चलती हैं इसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम जैसे कि जीवों में, तो जीव सजीव माने जंतु भी हो गए और पादप भी हो गए। तो जंतुओं में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम लोग ने 9th में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। पादप में प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है और रसारोहण है। ये सब बातें होती हैं। तो अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर सिलेबस में मैंने आपको इंडिकेट किया था कि हम लोग जैव प्रक्रम को 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पादप के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और एक जंतु के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो पहले जंतु के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी स्टार्टिंग क्या? देखिए, बायो जो है वो बहुत वृहद विषय है और ये बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड है। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक शाखा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक शब्द है वो जानना पड़ेगा, तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। अगर आपने कोशिका सिद्धांत 9th में पढ़ा था अच्छे से, वो ध्यान हो तो आपको फट से याद आ जाएगा कि कोशिका से उतक, उतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र के बाद शरीर। तो हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। सिस्टम क्या है? तो एक बार फिर से हम लोग ध्यान कर लेते हैं, सिस्टम क्या है? 2 या अधिक अंग आपस में मिलकर एक साथ एक ही कार्य करें, तो इस समूह को हम तंत्र कहते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया। मान लीजिए आपको काम दिया गया, 10 बच्चे हैं, उनको काम दिया गया कि अपनी क्लास के आगे एक छोटा सा रास्ता है, सड़क है, उसको बनाना है। तो क्या करेंगे? कुछ लोग मिट्टी खोदेंगे, कुछ लोग मिट्टी को तसले में डालेंगे, कुछ उसको पास करेंगे, कोई मिट्टी डालेगा, उसको कोई बराबर करेगा वगैरह। तो कहने का मतलब हुआ कि सबके काम थोड़े थोड़े अलग हुए, लेकिन सब एक ही उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं, क्या? सड़क बनाना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो काम होता है वो कई सारे अंगों के द्वारा होता है। तो हर अंग का थोड़ा काम अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक होगा। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने में क्या हो रहा है? देखिए, होंठ, दांत, जीभ, पूरी भोजन नली और ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। क्या? भोजन करने, भोजन को लेने, भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबका काम थोड़ा थोड़ा अलग है। होंठ का काम है भोजन को अंदर रखना, दांत का काम है भोजन को पीसना, जीभ का काम है भोजन को मिलाना। सबके काम थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन सब एक ही उद्देश्य के लिए लगे हुए। कौन से उद्देश्य के लिए? भोजन को पचाने में। तो उसी तरीके से कई सारे अंग मिल करके एक साथ एक ही काम को निष्पादित करते हैं, तो उसे ही हम तंत्र कहते हैं। तो लिखा हुआ है 2 या अधिक अंग मिल करके जब एक साथ एक ही काम करते हैं या एक ही उद्देश्य के लिए संलग्न रहते हैं, तो उसे हम तंत्र कहते हैं। या और छोटी सी परिभाषा, कोई भी कार्य कई अंगों की सहायता से पूरा हो तो उसे हम
तंत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आता है जो तंत्र होते हैं हमारे शरीर में 10 तंत्र होते हैं। तो कंकाल तंत्र, अध्यावरणी तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र नंबर 7, उत्सर्जन तंत्र नंबर 8, तंत्रिका तंत्र नंबर 9, अंतःस्रावी तंत्र नंबर 10, प्रजनन तंत्र। जो जो हम लोग तंत्र हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जो जो तंत्र होगा उसको हम लोग डिटेल से लेंगे। और पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है परिसंचरण तंत्र से, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो आइए देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है। पहले परिसंचरण का मतलब समझ जाए तो अपने आप ही आप बता लेंगे कि परिसंचरण तंत्र किन किन अंगों के मिलने से बनता है। क्योंकि तंत्र है तो जाहिर सी बात है कई सारे अंग होंगे, तो कौन कौन से अंग है आप अपने आप बताएंगे। देखिए परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का मतलब होता है कोई चीज घूम एक जगह से चली और घूम फिर करके पुनः उसी जगह पर आ गई, यानी सर्कुलेट करे, बहे, प्रवाहित हो। तो अब हम पूछें कि बताइए हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगातार बहती है, घूम फिर करके फिर अपने स्थान पर आ जाती है, फिर प्रवाहित होती है, बहती है। तो आंसर आता है रक्त, ब्लड। ठीक है, ब्लड कोई ऐसे तो बहेगा नहीं, ब्लड हमारी नलिकाओं में बहता है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर रक्त नलिकाएं। फिर ऐसा कौन सा अंग है जो अगर ना होता तो हमारे शरीर में ब्लड पंप ही ना होता, दौड़ ही ना पाता, प्रवाहित ही ना हो पाता। तो वो आंसर क्या आया, हृदय, हार्ट। फिर एक और होता है लसिका, वो क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा परिसंचरण तंत्र 4 रचनाओं के मिलने से या 4 अंगों के मिलने से बनता है। कौन कौन? रक्त, रक्त नलिका, हृदय और लसिका, ये 4 हो गए। अब बात आती है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं रक्त क्या है। रक्त लाल रंग का होता है, जाहिर सी बात है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण। ये हम लोग हीमोग्लोबिन वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। रक्त अपारदर्शी होता है, ओपैक होता है, यानी उसके आर पार नहीं देख सकते। अगर एक ग्लास पानी ले लें तो हम उसकी तलहटी पे जो चीज़ रखी है आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर एक कप ब्लड ले लें उसकी तलहटी पर क्या रखा है नहीं देख सकते। अर्थात रक्त क्या हुआ, अपारदर्शी हुआ, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऐसा होता है किसी भी चीज को रासायनिक दृष्टि से केमिकली वो कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये जानने के लिए हम पीएच का सहारा लेते हैं। तो पीएच विलयन होता है, उसको डाल करके उसको रब करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और एक पीएच स्केल आती है, उससे हम उसके कलर को मैच करते हैं। तो पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होती है। 7वां जो होता है वो उदासीन होता है और 1 से लेकर के और 6.9 तक अम्लीय और 7.1 से 14 तक क्षारीय और ठीक अगर 7 है तो उदासीन होता है, ये भी पता है आपको। तो ब्लड की पीएच अगर मेजर करते हैं तो 7.3 आती है। ये लगभग है, अप्रोक्सीमेटली का साइन बना हुआ है, इसलिए हल्का सा क्षारीय होता है। श्यान होता है, श्यान का मतलब हो गया थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर पानी को ऐसे बहाएं, पानी बहुत तेजी से आसानी से फ्लो कर जाता है, लेकिन अगर रक्त को बहाएं तो पानी के कंपैरिजन में उतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा, इसलिए रक्त जो होता है वो पानी के कंपेयर में थोड़ा सा श्यान होता है, गाढ़ा होता है। तरल संयोजी ऊतक का रूपांतरण होता है। तरल संयोजी ऊतक क्यों भाई? क्योंकि ब्लड कैसा होता है? तरल होता है, ऊतक होता है क्योंकि उसमें बहुत कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। संयोजी, संयोजी का मतलब कनेक्ट करना, ऐसे मोटी मोटी बात भाषा में समझ लीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट करना। जैसे अगर क्लास में बहुत सारी बेंच रखी हुई हैं और एक क्लास में अगर करंट लगाएं तो केवल उसी बेंच में करंट जाएगा, लेकिन अगर पानी भर दें और सभी बेंच अलग रहें लेकिन पानी भर दें और अगर एक बेंच में करंट लगाएं तो सभी बेंच में करंट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी बेंच अलग तो हैं लेकिन वो पानी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऐसे ही रक्त भी हमारा कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, इसलिए संयोजी ऊतक। ये एक सामान्य सी समझ आपको बताया। वैसे संयोजी ऊतक की और डेफिनेशन अलग से होती है, वो फिर हम बाद में और आपको बताएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।